अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में अब 39 सीटों पर मुकाबला हो चुका है और 41 सीटें महज बाकी है। और आज उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की 13 सीटों पर वोट पड़ गया, जिसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट कन्नौज भी शामिल है, जहां से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो भी चुनाव लड़ रहे थे। बहनों भाइयों, इस बार के चुनाव में खास बात यह थी कि वोट उतना ही पड़ा जितना 2019 में पड़ा था, उससे 1-2% कम है, करीब करीब वहीं तक हुआ है। अफसोस की बात यह है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश के चौथे चरण का मतदाता फर्स्ट डिवीजन नहीं आया है। 58% के आसपास वोट पड़ा है टोटल। लेकिन सबसे खास बात थी लखीमपुर खीरी की, जिसने टॉप किया है। तकरीबन 64.5%, 64.65% वोट पड़ा है। और कानपुर हमेशा की तरह पिछड़ी रहा है, 53% पोल। लेकिन अच्छी बात यह थी कि पिछली बार से 2% ज़्यादा है। क्या रहा है इस चुनाव में? इन 13 सीटों पर किसने वोट दिया? जनता ने किस पार्टी को जिताया है और कौन सी पार्टी इन 13 सीटों पर दावा कर रही है? जनता का मूड क्या था बहनों भाइयों? आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। आज जब उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोट पड़ गए तो यूपी में 39 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, यानी तकरीबन आधी सीटें, एक सीट कम उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, आधे चुनाव। और आधी 41 सीटें अभी उत्तर प्रदेश में बाकी हैं। इस बार का ये जो चुनाव था, ये तराई से शुरू हुआ था और चंबल तक गया था, इटावा तक। इस बार का चुनाव बहुत ही खास था, बड़ा अहम था। आप शाहजहांपुर से शुरू करें और लखीमपुर खीरी होते, धौरारा होते हुए, आप मिश्रिक सीतापुर होते हुए जब आप हरदोई की तरफ बढ़ेंगे और फिर गंगा पार करेंगे, कन्नौज की तरफ जाएंगे, अकबरपुर कानपुर होते हुए जब आप बढ़ेंगे इटावा की तरफ, चुनाव उधर ही था। और बहनों भाइयों, बड़ा घनघोर चुनाव था, अप्रत्याशित चुनाव था। और इस बार सबसे खास बात मुझे जो देखने को मिली है वो है शहरी मतदाताओं की उदासीनता। और ग्रामीण क्षेत्र में इस बार के मतदान को अत्यंत उल्लासपूर्ण तरीके से लिया गया। गांव में लंबी लंबी लाइनें लगी और गांव के लोगों ने इस बार, अगर वोटिंग प्रतिशत अलग करने का कोई फार्मूला होता कि गांव और शहर के वोट कितने पड़े, गांव वाले शहर के मुकाबले में बेशुमार वोटिंग की उन्होंने। अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे ग्रामीण मतदाताओं को, जो डेमोक्रेसी पर एक्चुअली बिलीव करते हैं। डिबेट, चर्चाएं, टॉक ये भले शहरों से होती हों, लेकिन बहनों भाइयों, इस देश का असली मतदाता गांव में रहता है और वोट करता है। उसको भले लोग पढ़ा लिखा कम समझें, कम विशेषज्ञ समझें, कम खुद को पॉलिटिकल पंडित समझें, लेकिन एक्चुअली जो इस देश का, प्रदेश के लोग हैं जो गांव में बसते हैं, वो उन्हें पता है डेमोक्रेसी क्या है और वोट का महत्व क्या है। मेजॉरिटी में उन्होंने वोट किया, लाइनों में लगे रहे घंटों, गर्मी में, धूप में, मगर उन्होंने वोट किया। और शहर वालों ने तो हर तरह की ढिठाई हमेशा करते थे, इस बार भी की। शहरों में वोट कम पड़े हैं और ये सभी शहरों में लागू है बात। अब कानपुर जैसे बड़े शहर, अगर इसमें रूरल एरिया को आप माइनस कर दें तो कानपुर शहर वाले वोट देने तो तकरीबन, मेरे हिसाब से तकरीबन 43-44% शहर के लोग निकले होंगे। मेजॉरिटी लोग नहीं निकले कानपुर शहर में वोट देने। निकलते तो वहाँ के हालात दूसरे होते, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ होता। सबसे अहम मुकाबला था कन्नौज में, इत्र की नगरी। प्राचीन इतिहास में कन्नौज बड़ी ताकतवर साम्राज्य और राजधानी हुआ करती थी। ऐसा लगता है कि इस बार कन्नौज पर कब्जे की लड़ाई ज़बरदस्त है, विकराल है, भीषण है और बहुत ही भयंकर है। तब जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुद मैदान में उतरना पड़ा हो, बूथ बूथ वो गए ये देखने कि उनके वोट कहीं डिस्टर्ब ना हो। डंडे लाठी भी चली, गाली गलौज भी हुई, धरा पकड़ी भी हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि रूलिंग पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने नतमस्तक हो गया है। ये आरोप रूलिंग पार्टी ने लगाया है। समाजवादी पार्टी ने भी बेशुमार आरोप लगाए हैं, लेकिन कन्नौज में रूलिंग पार्टी ने आरोप लगाया कि बूथ कैप्चर कर लिए गए, डंडा चला और पुलिस प्रशासन सपा की तरफ चला गया। ये अद्भुत अपने आप में बात है। तो क्या कन्नौज की कहानी क्लियर हो गई? आरोपों से तो बहनों भाइयों यही लगता है। लेकिन इस देश का मतदाता, और इस बार जितने पत्रकार जा रहे थे वोटर से बात करने, सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो खुल नहीं रहा था।
तमाम पूछने के बाद भी, तमाम बारी बात करने के बाद भी मतदाता अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रहे थे। और पहले, दूसरे और तीसरे चरण की तरह इस चरण में भी खास बात थी, मुसलमान नहीं चला, पाकिस्तान भी नहीं चला, मंगलसूत्र भी नहीं चला। राम मंदिर की जिस लहर पर भारतीय जनता पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी, उस तरह की लहर, उस विषय पर की लहर नहीं थी। हिंदुत्व, हिंदू या मुसलमान का मुद्दा भी इस बार लोगों के भीतर वो क्रेज उत्पन्न नहीं कर रहा कि वो वोटिंग में रिफ्लेक्ट हो। मंदिर मस्जिद के मुद्दे भी इस बार नहीं चल रहे। पता नहीं क्या कारण है कि इस बार जनता कोर इश्यूज को यूं दबोच कर बैठी हुई है। किसी से भी बात करो तो वो अपने कोर इश्यूज की बात करता है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और फिर इस बार मैं बता रहा हूं, धर्म के आधार पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, इस बार जातियों के आधार पर चुनाव लड़े गए। और जातियां इस बार वोट बैंक में विभाजित होते सभी इलाकों में दिखी, चाहे वो धौरारा हो, शाहजहांपुर हो, खीरी हो, कन्नौज हो, फर्रुखाबाद हो, मिश्रिक हो, सीतापुर हो, अकबरपुर का इलाका हो, कानपुर हो, इटावा हो। इन सभी इलाकों में कमोबेश आप एक जैसी सिचुएशन पाएंगे। इवन कि उन्नाव में इस बार जबरदस्त फाइट देखने को मिली। एक तरफा पिछली बार 2019 का चुनाव हुआ था, 4 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनु टंडन ने गजब मुकाबला किया है। जीत हार किसी की भी हो, लेकिन बहनों भाइयों 13 की 13 सीटें इस बार 2019 में बीजेपी के पास थीं, लेकिन इस बार कई सीटें, तमाम सीटें उसकी फाइट में फंसी हुई हैं और कई सीटें उसके पास रहेंगी या कई निकल भी जाने के आसार, संकेत इस बार मिल रहे हैं। चुनाव इस बार आसान किसी के लिए नहीं, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन हो। इसलिए आप देख रहे होंगे ग्राउंड पे किस्म किस्म की मेहनत हो रही है। रूलिंग पार्टी पूरा उसका मुद्दा क्लियर है, 370 से लेके, राम मंदिर से लेके, मुसलमान से लेके, पाकिस्तान से लेके, एवरीथिंग। और अपोजिशन ने क्या पकड़ रखा है? संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, चुनाव को बचाना है, वोट के अधिकार को बचाना है, नौकरी देनी है, रोजगार देना है, महंगाई कंट्रोल करना है, किसान के हित में काम करना है, और हर महिला के अकाउंट में राहुल गांधी 8,500 देंगे। इसकी बज़ अपोजिशन क्रिएट कर रहा है। सत्ता पक्ष जिन इशूज़ को मैंने अभी इंगित किया उसका बज़ क्रिएट कर रहा है, और ये बज़ अब ग्राउंड पर रिफ्लेक्ट होने लगी। इम्पैक्ट क्या होगा इसका? कौन कितनी सीटें जीत रहा है, किन सीटों पे क्या प्रभाव हुआ है, जनता किसको वोट दे रही है, पब्लिक के मन में क्या चल रहा है। हम लोग जो स्टूडियो से बातें करते रहते हैं, जिन इशूज़ को डिस्कस करते हैं, क्या ये वाकई में गांव में लोग डिस्कस कर रहे हैं, शहर में कर रहे हैं, या फिर वो अलग अपने कोर इशूज़ को लेकर बैठे हुए हैं और इस बार वोट वो उन्हीं मुद्दों पे कर रहे हैं। आज चर्चा इन 13 सीटों की करेंगे कि किस सीट पर कौन जीत रहा है, जनता ने वोट किस सीट पर किसको दिया है। कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। आज चौथे चरण के बाद एक ही लहर है और वो मोदी लहर है। अब वो सुनामी बनती हुई दिखाई दे रही है। 7वें चरण आते आते पूरे देश के अंदर 400 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करने जा रहा है। इंडिया अलायंस जीत रहा है और इंडिया अलायंस जीतेगा। जनता 140 करोड़ की इंडिया अलायंस का समर्थन कर रही है। जो लोग सोचते हैं खोट से जीत जाएंगे, उन्हें जनता वोट से हराएगी। यह 2024 का लोकसभा चुनाव हर दृष्टि से ऐतिहासिक है। हम बहुत बड़े बड़े अंतर से लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, रायबरेली की जनता लिख लो, जून 4 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होगा। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं और इस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी भ्रमण किया है, अरुण राजभर SBSP से, और KP मलिक जी जाने माने पत्रकार हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। राजेश चौधरी जी, पहला सवाल आपसे, 13 सीट आपकी पार्टी क्या एक्सपेक्ट करती है? कैसा चुनाव रहा? पोलिंग नहीं बढ़वा पाए आप लोग, ज़्यादा वोट नहीं पड़े, जितने 19 में पड़े थे उतने से भी 2% कम पड़े हैं। आपकी पार्टी क्या एक्सपेक्ट करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि स्पष्ट रूप से ये सारी सीटें हमारी हैं
हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। और मैं आपका विश्लेषण बड़े गौर से सुन रहा था, तो आप अपनी बात कहने का जो प्रयास कर रहे थे उसमें 2019 और 2024 के चुनाव की यदि हम तुलना करें तो उस समय सपा और बसपा का गठबंधन था, तो यही माहौल बना दिया था पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत दो बड़ी शक्तियां एक होकर के चुनाव लड़ रही हैं और भी उनके साथ। मैंने ये तो नहीं कहा कि बीजेपी नहीं आ रही, ये तो आप स्वयं बोलने लगे। नहीं, मैंने नहीं कहा आ रही है, मैं आप ही अभी 2019 में आप लोग अच्छा ठीक है 2019 का बता रहा हूँ मैं। ये कह रहे थे 2000 उस समय ये लगता था कि जैसे इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां एक हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर पाएंगी का। परिणाम आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर विजय हुई और देश के अंदर विजय हुई। और ये चुनाव तो एक पक्षीय चुनाव है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे थे, धारा 370 पे लोग वोट कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से ठीक कह रहे थे, एक राम मंदिर पे लोग वोट कर रहे हैं। लोग वोट कर रहे हैं गरीबों के लिए जो सरकार ने काम किया है। लोग वोट कर रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को जो मकान मिले, आयुष्मान योजना में जो कार्ड उनको इलाज के लिए मिला है, उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर मिला है, ऐसी जो सरकार की गरीबों के हित की नीतियां हैं उन सब पर लोग वोट कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, गरीब तबका है, वो जाकर के चुपचाप वोट करके आता है, वो हल्ला नहीं मचाता है। परसेंटेज कम रहा, ये बात सही है आपकी, पर हम पिछले से ज्यादा अंतर से हर सीट को जीतने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर परचम उत्तर प्रदेश में लहराएगा और पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे अधिक सीटें ब्रजेश जी आने वाली। ऑलराइट, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये लार्जेस्ट अपोजिशन है इस क्षेत्र में। हालांकि इनकी पार्टी इन 13 में से एक सीट 2019 में जीत नहीं पाई थी इस बार, लेकिन ये दावा कर रहे हैं और इनकी पार्टी के अध्यक्ष खुद कन्नौज से मुकाबला कर रहे हैं। कैसा रहा चुनाव भाई दीपक जी? बड़ी कंप्लेंट की आपकी पार्टी ने, क्या हुआ? देखिए ब्रजेश जी, आज लोकतंत्र का सबसे बड़े महापर्व का दिवस है। मैं आप सभी लोगों को इसकी बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और कन्नौज की तो बात ही कर गया। कन्नौज की तो देवतुल्य जनता ने, महान जनता ने वहां पे बता दिया, दिखा दिया कि ये कितना भी कुछ कर लें, कितने भी षड्यंत्र रच लें, लेकिन जनता इनके छलावे बहकावे में आने वाली नहीं है। क्योंकि जनता ने पिछले 5 साल से देखा है जो वहां के सांसद हैं उनकी बोली भाषा, किस तरीके से थाने के अंदर घुस करके उन्होंने दरोगा को मारा, किस तरीके से पाल समाज के जिनको अपना मित्र बताते थे उनके लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद अवंती बाई की वहां पे मूर्ति लगाई गई। अब चुनाव हो गया, ये बताइए आज कैसा रहा इलेक्शन? चुनाव बहुत अच्छा रहा। धांधली वगैरह तो नहीं हुई? देखिए, धांधली इन्होंने करने की बहुत कोशिश की। इनके खुद के भाई जो सांसद हैं सुब्रत पाठक जी, उनके भाई छोटू पाठक वहां मौके पर पहुंच करके लोगों को तमाचा, विजुअल्स आपके सामने आए होंगे, आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक अधिवक्ता जो बता रहा है कि मैं अधिवक्ता हूं, मैं एडवोकेट हूं, तो उन्होंने कहा कि हो गया अधिवक्ता, अभी तमाचा मार मार के तुम्हारा तो आप अपना किला वापस ले पाएंगे? कन्नौज तो आपका किला था, है ना? नहीं, देखिए हमारे लिए सारी सीटें, मैंने बार बार कही है कि जो आज 4th फेज का उत्तर प्रदेश में 13 जगह पे जहां पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, हमारे लिए सभी सीटें महत्वपूर्ण है। ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरा फोकस सिर्फ कन्नौज पे ही किया हो। हर जगह गए वो, चूंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनको शिकायतें मिली और जाहिर सी बात है जो प्रत्याशी होगा, लोग प्रत्याशी को फोन करेंगे कि यहाँ पर ऐसी अभी राजेश चौधरी कह रहे थे 370 पे वोट मिल रहा है, मंदिर पे मिल रहा है, मुसलमान पाकिस्तान पे भी मिल रहा है, उज्ज्वला पे मिल रहा है, आयुष्मान पे मिल रहा है। ब्रजेश जी अगर 370 इनका सब कुछ ठीक है तो वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे? वो कश्मीर में नहीं, बाहर लड़ा रहे हैं, कश्मीर में नहीं लड़ा। घाटी में क्यों नहीं 3 प्रत्याशी उन्होंने दिए अपने? अगर 370 से सारा अमन चैन कायम हो गया, बिल्कुल एकदम जम्मू कश्मीर की जनता एकदम खुशहाल हो गई, तो लोकसभा के साथ ही साथ विधानसभा का चुनाव कराने की हिम्मत क्यों नहीं करा पा रहे ये लोग? और घाटी में 3 प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे ये लोग? तो देखिए, जनता सब कुछ समझ चुकी है। अब जनता आज की तारीख में, आपने कहा ना कि आज की तारीख में, मैं बार बार कहता हूं ब्रजेश जी, हम चुनाव नहीं लड़ रहे। तो आप सहमत हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है? हम नहीं, निष्पक्ष तो ये कहां कराने की कोशिश कर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ना कि ये खोट करना चाहेंगे, लेकिन जनता इनको वोट की चोट दे रही है। इनके खोट के उसमें आने वाली नहीं जनता, कितना भी खोट करना चाहिए। शुक्रिया आपका। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी भी 2 सीटों पर यहां मुकाबला कर रही है, 11 पे सपा है, 2 पर आप लड़ रहे हैं। आप अपने लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं? आपके मुताबिक चुनाव कैसा रहा और आपकी पार्टी को क्या फीडबैक मिला इस चुनाव को लेकर, इस चरण को लेकर? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो उत्तर प्रदेश में जिस मजबूती से लड़ रही है और जिस तरह से लड़ रही है, ये जो है ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है। जहां कहीं भी आप जाइए, बात कीजिए, वो साफ समझ में आता है। इसलिए क्योंकि इस वक्त जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ये नहीं है कि
मुसलमान को क्या करना है और मंगलसूत्र को क्या करना है और भैंसों को क्या करना है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा। उनको साफ समझ में आ रहा है कि उनके पास रोजगार नहीं है। उनको साफ समझ में आ रहा है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है गरीब जनता को, गरीब जनता के कमर तोड़ के रखी है। उनके पास रोजगार नहीं है। उनको जनता को बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने एक ऐसा मैनिफेस्टो दिया है जो आगे देखता है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होता है, या तो 1947 की या 2047 की बात करते हैं। मैनिफेस्टो पे पड़ रहा है या फिर 370 राम मंदिर पाकिस्तान चल रहा है? ये नॉन इश्यूज है इस आज की तारीख में। इसके बाद आपके मुताबिक अभी राजेश क्या कह रहे थे कि पड़ रहा है वोट? नहीं, वो अच्छा है। वो मतलब उसके अंदर उस भ्रम में जीवित रहे और उसी भ्रम के पर जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जमीनी हकीकत से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट है। आज उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो कहते हैं हमने क्या नाम है, लोगों को इतना खाना दे दिया, 80 करोड़ लोगों को हम जो है वो राशन बांट रहे हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि 80 करोड़ लोगों को आपने इतनी गरीबी दे दी है जिससे कि आप राशन बांट रहे हैं, आप कहते हैं मकान दे रहे हैं। सीट पर आपकी पार्टी ने कोई वहां बड़ा पॉलिटिकल कैंपेन तो किया नहीं, तो किस बेसिस पर आप कह रहे हैं आप 2 सीट पे लड़ रहे हैं? सिवाय कानपुर के तो हमें सीतापुर में कोई दिखा नहीं। देखिए, हर जगह पहुंच पाना कांग्रेस पार्टी के, भैया 2 सीट पे लड़ रहे हो जी, मैं ज्यादा थोड़ी कह रहा हूं। लेकिन हम पूरे भारत में लड़ रहे हैं। तो जब हम पूरे भारत में लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको हर जगह देखना है। और यहां के ऊपर हमारा जो गठबंधन है वो इतने मजबूत पार्टी के साथ है जो निश्चित रूप से कंधे से कंधा मिला करके हर सीट हम लोग एक दूसरे के साथ। अच्छा, आज मैंने कई पत्रकारों से बात की, मुसलमानों की लाइन बड़ी लंबी लग रही है। ये जो है ये क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना आसान होता है। अगर 100 लोगों की लाइन लगी हुई है तो उसके अंदर अगर 20 सरदार खड़े हुए हैं तो लगता है कि सारे सरदार ही सरदार वोट दे रहे हैं। इसी तरह से अगर मुसलमानों की वहां के पर मुसलमानों पोलिंग ज्यादा हो रही है, 20, 25, 30 अगर वहां के पर महिलाएं जो है बुर्का पहन के खड़ी हुई या उनके दाढ़ी है तो दिखाई देता है अरे साहब इसके अंदर तो यही है। जैसा सारे लोग वोट कर रहे हैं उसी तरह से मुसलमान जो है वो भी इस रुझान पर आपका क्या मानना है? ये गांव और शहर में वोटिंग का डिफरेंस क्यों इतना? बहुत स्पष्ट है, क्योंकि गांव का आदमी बुरी तरह से वहां के पर जिस तरह से जानवर जो हैं वो उधम काटे हुए हैं, जिस तरह से वहां बेरोजगारी फैली हुई है, कोरोना के बाद से वहां जो जमीन है उसके ऊपर जिस तरह से दबाव बढ़ा है। ये तो इनका अपना नीति आयोग का आंकड़ा है कि कोरोना के बाद से जमीन के ऊपर काम करने वालों का दबाव बेइंतहा बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां गरीबी का बुरा हाल है। वहां रोजगार उपलब्ध नहीं है। जो लोग उसमें जाते थे, फौज में जाते थे, उनको भी एक रहता था कि हाँ जाएं, जाकर के तैयारी करें, नहीं हो पा रहा है। सारी जितनी परीक्षाएं सारी लीक हो रही हैं। ऐसा तो नहीं कि रायबरेली अमेठी के चक्कर में आप बाकी यूपी को कांग्रेस ने इग्नोर कर दिया? आप बताएं कि राहुल जी जो हैं वो रायबरेली कितनी मरतबा अमरोहा गए, कन्नौज गए, कानपुर गए, 3 जगह गए। बाकी रायबरेली अमेठी तो मैं होम टर्फ मानता हूं। जी हाँ, तो वही कह रहे हैं। तो हर जगह हम पूरी तरह से लड़ रहे हैं। और हम यहाँ के ऊपर पहले ही हमने आपसे कहा कि इससे पहले जब पश्चिम में हो रहा था चुनाव तो वहां पर भी तो आप अपने सहयोगियों के साथ क्या देख रहे हैं इन 13 सीटों पर? 13 में से 7 हम जो हैं वो स्पष्ट जीत रहे हैं, 6 के ऊपर हम लड़ रहे हैं। अरे और पूरे के पूरा अगर चुनाव देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश में 40 सीटें तो बताई जा सकती कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, जिसके अंदर 25 सीटें जो है वो गठबंधन जीत रही है और बाकी के ऊपर हम जम के लड़ रहे हैं। आप सोचिए सीतापुर में हम लड़ रहे हैं जहां के पर ये कहा गया कि हमारा कैंडिडेट बहुत कमजोर है। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो आपसे ये कहा आप प्रचार करने में कमजोर रहे। आप खुद ही कह रहे हैं आपका कैंडिडेट कमजोर है। सीतापुर में कहा गया कि कैंडिडेट कमजोर है, वहां के थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा डिबेट को नेक्स्ट स्टेप ले जाना चाहता हूं। सीट भी हमने जो है वो फंसा दी है। ऑल राइट, अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता है। राजभर जी स्वागत। आज 13 सीटों पर वोट पड़ गए हैं। अब करीब करीब मोटा मोटी मान लीजिए कि आधा यूपी में चुनाव हो गया है। तो आज इन 13 सीटों पर क्या प्रॉस्पेक्ट्स मानते हैं आप अपने गठबंधन एनडीए के लिए? आप लोग तो चुनाव लड़ नहीं रहे इधर, लेकिन आप लोग क्या महसूस करते हैं कि इधर के लोगों का क्या फीडबैक मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक और गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक की परिक्रमा करते हुए देखे गए और वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से हर लोकसभा के फीडबैक और जहां जरूरत पड़ रही वहां जनसभाओं में जाकर के वो इन चीजों को महसूस कर रहे हैं। जनता का स्पष्ट जनादेश जा रहा है। ये लोग भ्रम में ना रहे। बाद में ये नोट कर लीजिएगा, ये भ्रम में अगर आ जाएंगे तो फिर ईवीएम का रोना रोना बंद कर देंगे और ये बाद में ये नहीं कहेंगे कि प्रशासन हमारा सहयोग नहीं किया, ये बाद में ये नहीं कहेंगे कि हमारा वोट नहीं पड़ने दिया गया। तो जिन लोगों को यह अभी तक भ्रम नहीं है तो ये 4 तारीख के बाद इस भ्रम को दूर कर लेंगे कि यहाँ जिस तरीके से मोदी जी की हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में, हर मजहब में जिस तरीके से सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं
जनता उन योजनाओं को लाभान्वित जो हो रही है वो बड़े पैमाने पर चुपचाप मार के जाकर इंडिया गठबंधन को वोट दे के चला आया। ये भ्रम में हो गए हैं कि इनको वोट मिल रहा है। ये तो 17 सीट पे लड़ रहे हैं, कहां लड़ रहे हैं? 2 ही सीट नजर आ रही है कि ये 2 सीट लड़ रहे हैं। 1 सीट वो भी हार रहे हैं और 1 सीट में लड़ाई में बता रहे हैं कि हम लड़ाई में हैं। वो भी सीटें हार रहे हैं, मुझे नहीं पता चल रहा है कि लड़ कहां रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने में लगी है। कन्नौज और मैनपुरी के अलावा कहीं ये लड़ाई में नजर नहीं आ रहे हैं या सिर्फ ये उसी को लड़ा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट में अगर इन सभी विपक्षी दलों को देखेंगे तो सिर्फ चाइनीज विकास की बात करके वोट लेना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चाइनीज विकास को जनता चाइनीज पसंद नहीं कर विकास रही क्या है। होता है भाई वो साहब? भारतीय एक विकास सेकंड, गारंटी- ये दृष्टि ना ना दोष होता है। नो इंटरप्शन प्लीज। दृष्टि ये दोष ना ना होता है प्लीज, चाइनीज पहले राउंड में चुनाव नो में इंटरप्शन सिर्फ प्लीज। ये कहना कि क्या समाज चाइनीज का विकास सब क्या होता है भाई जाएगा। राजभर जी? चाइनीज विकास ये कहता है कि जब ये झालर जो लगती है वो वाला, ये किस पे कमेंट कर रहे हो? अपने दोस्तों पे तो नहीं कर रहे हो भाजपा पे कर रहे हैं। ना? आप बीच में मत बोलो प्लीज। विपक्ष के जो नेता हैं ये देखिए ना, न तो वो केजरीवाल का कांग्रेस से पट रहा है, न कांग्रेस का ममता बनर्जी से पट रहा है, न ममता बनर्जी जी का केसीआर से पट रहा है। किसी का किसी से पट नहीं रहा है, लेकिन हाँ दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। तो जनता ही तो मालिक। अच्छा, आज जनता कई जगह से ये जनता फीडबैक फैसला मिला दे कि रही है। जैसे बीजेपी का प्रत्याशी है तो प्रत्याशी से कुछ लोग नाराज हैं, गुटबाजी भी बहुत है। पब्लिक में भी है कि नहीं, सांसद को 2 बार चुना, 1 बार चुना, ये हमारे बीच आए नहीं। तो क्या प्रत्याशियों के चयन में बीजेपी ने कुछ जनता के रुख का या संगठन के रुख का ध्यान नहीं दिया? आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे क्या होता है, विपक्षी इस दल का बनकर के, कार्यकर्ता बनकर के, बनाकर के वायरल कराते हैं। और मैंने देखा है कि जहां जहां विरोध इस तरह का दिखाया गया है, भारी अंतर से वहां के सांसद चुनाव जीत के आए हैं। चाहे आप उठाकर देखिएगा, लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, सबसे ज्यादा एनडीए गठबंधन के लोगों को वहां सीटें मिली थी। आप सबसे ज्यादा विरोध गाजियाबाद से लेकर के मेरठ मथुरा तक देखिए, क्या सबसे ज्यादा वहां वोट मिला था? तो ये बातें कहना गलत होगा कि जहां विरोध हो रहा है वहां भाजपा के प्रत्याशी कोई समर्थन नहीं कर रहा है, एनडीए प्रत्याशी समर्थन नहीं कर रहा। जनता मोदी जी के नाम पर वोट कर रही है, जनता विकास के नाम पर वोट कर रही है, जनता अपने तो बेहतरी के लिए जनता दे रही है। घोषी में गंगा आपको के मोदी जी के नहीं नाम दे पर रही। वोट देगी? जनता देखिए, हर लोग हर क्षेत्र में हमारा एनडीए गठबंधन के नाम पर अब जनता इंडिया वोट, यहाँ तो है। सुनामी चल अरे रही भाई, है। घोषी भी नहीं, मोदी जी। बिल्कुल मोदी जी के नाम पर मिल रहा है, मोदी जी आपका के नाम कुछ पर नहीं मिल है रहा है, ऐसा इधर? नहीं है। हमारा तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन देश में जो सुनामी चल रही है वो सुनामी अब बनारस से शुरू हो गई है। आप देखिए कि वो पूरी तरीके सुनामी घोषी होते हुए जो सीटें बची हुई है उन सीटों पर दिखाई देगी। आज 5 बजे से रोड शो चल रहा है, जिस तरह का उत्साह बनारस से दिख रहा है, मुझे लगता है कि जो भारत विकासशील बन रहा है, 2047 तक का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें विरोधी या विपक्षियों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि 2047 तक हम अपना सफर कैसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ 2047 तक का सफर बन गया है। विकास की गारंटी को जनता ने पसंद किया है, भारी पैमाने थैंक यू पर। राजभर जी, देखिएगा चुनाव शुक्रिया। की छड़ी पर। अब 2 टॉप एक्सपर्ट मेरे साथ बिल्कुल। मौजूद हैं, ब्रजेश शुक्ला और केपी मलिक। शुक्ला जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन 13 सीटों पर जो चुनाव था इधर तराई से लेके चंबल तक के एरिया में, आपने क्या महसूस किया? पब्लिक बज़ क्या थी? क्या नए इक्वेशंस इस बार आपको देखने की मिले, प्रत्याशियों से लेकर, पार्टी से लेकर, नीतियों से लेकर, कार्यक्रमों से लेकर और जनता तक? ब्रजेश जी, इसमें काफ़ी रोचक चुनाव था ये 13 जो लोकसभा सीटों का जो चुनाव हुआ है। इसमें हुआ ये कई चीज़ें उलट पुलट थी 2019 से। एक चीज़ ये देखने को मिली कि बसपा बहुत कमज़ोर साबित हुई। हाँ, बीएसपी। लेकिन उसका वोट उसको गया, कोर वोट जो था। हाँ, उसका कोर वाला कोर वोट उसमें कहीं कोई छीना, जब वो कोई नहीं उससे छीन पाया, वो वोट उसको मिल गया। मैंने तो उन जगहों में वो ये 6-7% है या ज़्यादा है? ये करीब 10% तक वोट गया उसका। और लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ ये रहा कि इंडिया गठबंधन ने इधर उधर से वोट के इकट्ठा करके उस क्षति जो हो रही थी उनकी 2019 के मुकाबले, उसकी पूर्ति की इंडिया गठबंधन ने। पूर्ति कैसे की? पूर्ति ऐसे कि कुछ अन्य जो दलित होता है वो वोट भी इनके साथ आया। नान जाटो, मतलब नान जाटो वोट, नान जाटो में पासी है, खटिक, हाँ, सोनकर, वो इधर नहीं है, वो तो आगे होगा। पासी वोट इधर काफी है। तो हाँ है पासी तो उसका अगर आप हरदोई से शुरू करें तो उधर उसका भी एक हिस्सा इनको मिला। कुछ अति पिछड़ों में भी इनका सेंधमारी की इन्होंने। ये कैसे कर पाए ये लोग?
ये कर पाए कि वास्तव में प्रत्याशी चयन से प्रत्याशी उसमें हुआ क्या कि बीजेपी ने जो प्रत्याशी चयन किया है वो बेहद मतलब गजब है उसका आप कल्पना नहीं कर सकते कि हाँ, लोग फील्ड में लोग नाराज थे, फिर नहीं नाराज अभी भी वोट डाला। मैं बताऊं आपको, मुझे जहां जहां मैं गया, सीतापुर में मुझको जो मिला वो राजेश वर्मा की शिकायत करते मिला। मैं आपको किससे बताने लगूं को आप तो ताजुब होगा। लेकिन किसको वोट देंगे तो उसमें करीब 70-80% कि हम इनको वोट नहीं देंगे, मोदी को वोट देंगे। हमने कहा मोदी को वोट देंगे तो मोदी को वोट तो उन्हीं को जाना है। फिर कहा आप जो जिधर भी जाए वोट उधर जाना है। मैं एक अलीगढ़ का उदाहरण बता रहा हूँ। अलीगढ़ में मैंने सतीश गौतम का नाम ले लिया, बस गुस्सा हुए लोग। अरे इतनी बातें सुनाई मुझको, का नाम यान अली जो अब मैंने ताजुब है। और मैंने जब पूछा कमल पे ही वोट डाले। नहीं कमल वहां तो संकट है, इतने ज्यादा नाराजगी थी वहां, संकट है। लेकिन इतनी ज्यादा नाराजगी कि कहने लगे कि मैं दर्जनों बार गया दिल्ली कहने, हम लोग सब लोग गए कि साहब किसी को खड़ा करते, इनको मत खड़ा। हाँ, वही फीडबैक मिल रहे हैं कि प्रत्याशियों से अब लोग बहुत नाराज। मैं बताऊं आपको, ये उत्साह की कमी उसीलिए बीजेपी के कैडर में वोट डलवाने जो आप वोट प्रतिशत का जो गिरावट 1-2% देख रहे हैं उसका भी असर है, एक थोड़ा सा असर उसका भी हमें दिख रहा है। कारण जो निराशा जैसी होती है ना कि अब जीतेंगे तो यही बनेंगे, तो हमने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि साहब जब वो समझते हैं कि हमारे नाम से चुनाव उनको जीत जाना है तो मैं जो है ठीक है किसी को लाद दो तो हम क्यों अपने सर पे लादे किसी को। इसी उसमें ओके। अब बताइए कि 370 राम मंदिर का देखिए, राम मंदिर का असर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है। राम मंदिर का असर ये है साइलेंटली कि पहले जो है इस बार सवर्ण जो है चाहे कोई खड़ा हो, मजबूती से सवर्ण एकजुट होकर चला गया है बीजेपी के साथ गया। कहीं कोई विभाजन ठाकुर और केवल एक धौरारा सीट है। धौरारा सीट में 30% ब्राह्मण चला गया बसपा को और ठाकुर वोट का एक हिस्सा चला गया है सपा को, कैंडिडेट की वजह से, कैंडिडेट की जाति की वजह। बाकी अरे वहां भी तोड़ने में कठिन लग गया, उनको लगा तो बाकी जगह उसमें कोई इब्बट था ही नहीं। अच्छा, तो ये बताओ बीजेपी का क्या चला? 370 राम मंदिर, उज्ज्वला, जनधन, उज्ज्वला, ये आयुष्मान। नहीं ये देखिए, ये जो या मुसलमान चल रहा है मंदिर में? मुसलमान कोई नहीं, न मुसलमान न कुछ नहीं इस बार नहीं कोई ये कुछ नहीं था। लेकिन हाँ ये है कि उनका जो लाभार्थी वोट था उसमें गिरावट थी, लेकिन फिर भी मिला उनको वोट। मतलब जो योजनाएं हैं उनके बेनिफिशियरीज, हाँ जो लोग थे वो ज्यादा वास्तव में वो मुखर नहीं है। ओके, साइलेंट वोटर है, साइलेंट है। वो गया अपना वोट डाल आया, वो सड़क पे नहीं चीखने वाला। और ये अपोजिशन का क्या चला? ये जो संविधान को बचाना है, आरक्षण, ये क्या दलित ओबीसी में कोई बज है क्या इसकी? नहीं, इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा लड़ा चुनाव इस पे। अच्छा, उसने बीजेपी के कुछ वो वोटर काटे। उसमें मैं दलित की बात बताया मैंने, नॉन जाटों कुछ, हाँ नॉन जाटों की, कुछ अति पिछड़े वोटों का वो रहा। तो उससे क्या हुआ कि लड़ाई मजबूत हुई है। अब इसका अध्ययन करने की जरूरत है इस पे कि वो जो, जैसे मैं उन्नाव बात बताता हूँ आपको। उन्नाव में आज की बात बता रहे हैं, आज ही की उन्नाव, और वो बहुत अच्छा लड़ी अनु टंडन। हाँ, मैं भी थोड़ा सरप्राइज था जब मैं फीडबैक लेना शुरू किया। लेकिन जब मैं उसकी जोड़ घटाव देखता हूँ तब लगता है कि बाबा हारेगा नहीं, लेकिन मार्जिन कम हो जाएगा। इस तरह मार्जिन कम वाले 4 लाख वोट से जीती हुई सीट थी, और अगर अपोजिशन उस पर आपको मार्जिन दे रहा है, मार्जिन कम होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा इस बार होगी, देखिएगा। ऐसा है, मुझे जो लगता है। और डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। केपी मलिक जाने माने पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, स्वागत आपका, धन्यवाद। 13 सीटों पर सर आपका फीडबैक। ब्रजेश जी, आप देखें ये जो 13 सीटें हैं, ये 13 की 13 सीटें पहले भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और इन सीटों पे लगभग 1 लाख से अधिक कैंडिडेट जीते थे सभी। अंतर बहुत ज़्यादा था। लेकिन इस बार हमें देखने को ये मिल रहा है कि इन सीटों पे
कहीं उम्मीदवार से नाराजगी है, कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है और कहीं मोदी जी से नाराजगी है। नाराजगी अगर नहीं है तो बाबा से नाराजगी नहीं है, बाबा की कानून व्यवस्था से नाराजगी नहीं है, बाबा के 7 साल के बेदाग चेहरे से नाराजगी नहीं है। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लेकिन इन 13 सीटों में से मुझे लगता है कि कन्नौज सीट समाजवादी पार्टी मुझे जीतती हुई दिख रही है। जिस प्रकार से सत्ताधारी दल के उम्मीदवार पहले ही एक्स पे लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरी सीट पे बूथ कैप्चरिंग हो गई है, तो ये जताता है कि वो हार मान चुके हैं। इसके अलावा दूसरी सीट इटावा मुझे बहुत मजबूत लगती है विपक्ष की। 4 सीटों पे बहुत अच्छी फाइट है जी। और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी मुझे जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो इन सीटों पे ये मोटा मोटी समीकरण है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा और उनके सहयोगी दल के अरुण राजभर ने भी कहा कि मोदी जी की सुनामी चल रही है। मोदी जी की सुनामी 14 में भी थी, 19 में थी, लेकिन मोदी जी की सुनामी इस बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिल रहा है। राम मंदिर के नाम पे मैं शुक्ला जी की बात से सहमत हूं कि साइलेंट वोट मिल रहा है, लेकिन खुलेआम वोट नहीं मिल रहा। विरोध बहुत ज्यादा है। अग्निवीर योजना है, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। बारी बात ये करते मुद्दे हैं। आप मुझे बताओ बीजेपी का क्या क्या चला है? 370 चला, राम मंदिर चला, लाभार्थी आप बता रहे हैं साइलेंट चला, मुसलमान मंदिर मस्जिद ये इशू है, आरक्षण मुद्दा है। ब्रजेश जी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को जो मदद कर रहे हैं मुद्दे, वो मुद्दे राम मंदिर मुद्दा है, लेकिन वो मुद्दा जिस प्रकार से होना चाहिए था, जिसकी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि एक लहर बनेगी राम मंदिर की, वो नहीं बन पाया है। तो इतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर से नहीं मिल रहा है। 370 कुछ लोगों के दिमाग में है, लेकिन पुराना मामला हो गया है। बहुत ज्यादा उत्साह उसको लेकर मुझे दिखता नहीं है। लेकिन जो विरोध में वोट पड़ रहा है उसमें अग्निवीर योजना बहुत ज्यादा विरोध कर रही है युवाओं में, और युवाओं में नहीं, युवतियों में भी कर रही है, क्योंकि युवतियों भी शादी नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि 4 साल में इनको रिटायर होके आ जाना है। तो युवती कहेगी कि 4 साल के बाद हमारा क्या होगा? पहले ये होता था कि कम से कम पेंशन तो मिलेगी जब सेना से लौट के आएंगे। इसके अलावा जो बहुत बड़ा फैक्टर मैं मानता हूं ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी बहुत एग्रेसिव होकर लड़ी है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी मायावती ने जो अपना उम्मीदवार हर जगह खड़े किए हैं, जो पूरा वोट, मोटा मोटा वोट जो सारा भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया था, लगभग उसमें अधिकतर वोट बसपा वापस खींचने में कामयाब रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा मुद्दा दलितों को दे दिया था कि संविधान में बदलना चाहते हैं, उसको वो भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं कर पाई और वो मुद्दा नीचे तक चला गया, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ब्रजेश जी, मोदी योगी का फैक्टर आपको कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है ग्राउंड पे, और क्या इस फैक्टर ने कुछ बीजेपी को मदद की, या अपोजिशन ने जो बज़ क्रिएट की, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, संविधान बचाना, आरक्षण बचाना, 8,500 देना, लाख रुपए की मदद करना, ये ज्यादा भारी पड़ रही है? ब्रजेश जी, विपक्ष के मुद्दे बहुत ज्यादा नहीं चल पाए हैं। मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं वो है योगी जी की कानून व्यवस्था और उनका 7 साल का बेदाग चेहरा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर का मुद्दा जरूर मदद कर रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री को जो सुनना चाहते थे लोग, प्रधानमंत्री ने लोगों को निराश किया है। प्रधानमंत्री अपने 10 साल के काम गिनाने में नाकामयाब रहे, जबकि प्रवक्ता गिना रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं गिना रहे। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हल्के मुद्दे उठाए, उससे वो जनता ने बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिए। तो मुझे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री से भी ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के लिए और भाजपा के लिए मुफीद नजर आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की अगर आप तमाम बातें सुनेंगे, अच्छा, आधा उत्तर प्रदेश में तो सर चुनाव हो गया, यानी 39 सीट्स पर मुकाबला हो गया है। क्या आपको फीडबैक मिला कि लहर है बीजेपी की? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की उस तरह की लहर नहीं है। देखिए, इस बार कांग्रेस भी मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी सीटें बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है और मैं भारतीय जनता पार्टी को 50 से नीचे देख रहा हूं।
चौथे चरण के बाद। ऑलराइट, शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं राजेश चौधरी जी को कनेक्ट करता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चौधरी जी, 2-3 सवाल हैं। ब्रजेश शुक्ला जी ने एक फील्ड ऑब्जर्वेशन दिया जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे, स्पेशली प्रत्याशियों को लेकर। बीजेपी का जो कैडर है जो वोट निकालकर बूथ तक पहुंचाता है, अर्धपन्ना प्रमुख, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, मंडल, इन लोगों में थोड़ा उत्साह की कमी है जिसके कारण आप अपना वोट नहीं बढ़ा पा रहे हैं। दूसरा, जो बज़ क्रिएट करने की बात अभी हमारे एक्सपर्ट कर रहे थे, वो आपकी बज़ क्रिएट नहीं हो पा रही है, क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, चुनाव का परिणाम जब आएगा तब ये मालूम पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात जी जान से जुटा हुआ था और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आते थे। और ये चुनाव कोई प्रधानी का चुनाव है नहीं, ये तो प्रधानमंत्री का चुनाव है। और चुनाव के जहां तक मुद्दों की बात कर रहे थे, मैं आदरणीय अपने मलिक साहब को भी सुन रहा था, तो मैं तो उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उनकी धार इस समय जो है बहुत पैनी नहीं 2019 में सुनते थे तब तो कुछ और ही शब्द होते थे। आप कंपैरिजन करिए, धार मतलब क्या, कोई चाकू लेके बैठते थे क्या ये? अरे शब्दों की तो मार बड़ी अच्छा, टेढ़ी होती है साहब, ठीक है, ऐसा नहीं है। पर अब इनको पता है हकीकत क्या, विरोध भी जताना है भारतीय जनता पार्टी का और हकीकत भी पता है क्योंकि कल तो परिणाम आने वाला है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, एनडीए के फेवर में। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम जीतने वाले हैं। आज मतदाता बहुत अच्छी तरह से जानता है, जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने संविधान की हत्या की है, उन्होंने इमरजेंसी लगाई है, उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया है। जिन जातियों के आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण खत्म करेंगे कि हम स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री ने भी कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जिन राज्यों में मुसलमानों को गैर संवैधानिक रूप से आरक्षण में हिस्सेदारी दी गई उसको हम समाप्त करेंगे और किसी प्रकार कोई आरक्षण में परिवर्तन नहीं होगा। और आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में जो ताकत है, जो उनकी तपस्या है, उन्होंने जो 10 साल तक देश की सेवा की है उस पर वोट डाल करके आ रहा है। और आप जाएंगे तो कितना सर्वे कर पाएंगे जी, क्षेत्र में जाकर के आपको समर्थक भी मिलेगा और विरोधी भी मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समर्थक की बात आगे बढ़ाएंगे या विरोधी की बात आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी ना मोदी जी के खिलाफ है, न योगी जी के खिलाफ है, न भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। स्पष्ट बहुमत के साथ अब पिछली बार से अधिक। देखिए, आधे उत्तर प्रदेश में तो राजेश जी चुनाव हो गया, अब आधा उत्तर प्रदेश बाकी है जो इन 3 चरणों में चुनाव उसके होने। इन 4 चरणों से आपकी पार्टी ने क्या सबक लिया? देखिए, हमको ये लगा था पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज कुछ लोकसभा सीटों में कम थी, अगले में उसके बाद बढ़ी और लगातार वो बढ़ती जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बूथ तक ले जाएं और उनका वोट बढ़वाएं। निश्चित रूप से इस में हम कामयाब भी हुए और वो जो बूथ पर कार्यकर्ता या वोटर जा रहा है वो तो हमारा ही वोटर है ना जी। और भारतीय जनता पार्टी केवल किसी जाति या किसी धर्म को लेकर के चुनाव लड़ने वाली पार्टी थोड़ी नहीं है। हमारा गठबंधन मजबूत गठबंधन है, सर्व समाज की पार्टी है और सारे आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, सारा माहौल उनके फेवर में। दोबारा से सुनामी आने वाली अच्छा, ये सुनामी आने वाली है। मुसलमानों के बूथ पे कुछ बूथ पे घूमना पड़ता है। ब्रजेश जी जो 2 सभाएं करते थे अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर के, वो दर जाकर के गांव भटक रहे हैं, उनकी पत्नी भी जा रही है, उनकी तो हो सकता है कि आपसे लड़ने की टेक्निक उन्होंने इजाद कर ली हो, चप्पलें घिस गई पूरे, आपसे लड़ने की टेक्निक हो सकता है इजाद कर ली हो। ये घबराहट है, टेक्निक नहीं है। जो अहंकार को चूर चूर किया है जनता ने, कन्नौज के अंदर जो पराजय डिंपल यादव जी की हुई थी उससे बड़ी पराजय अखिलेश यादव जी की होने वाली है। आप देखिएगा परिणाम जब आएगा, वहाँ की जनता ने राष्ट्रवाद। अच्छा, क्या ये बात सही है कि आपकी पार्टी ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया है और वहाँ के मजबूत सांसद को, जिन्होंने अखिलेश यादव की पत्नी को पराजित किया था, सुब्रत पाठक के फेवर में वोट डालने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश यूनिट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि कन्नौज का पुलिस प्रशासन समाजवादी पार्टी के सामने नतमस्तक हो गया। सहमत हैं आप? मैं भी ये कह रहा हूँ, बूथ नंबर 267 और बूथ नंबर 269। मैं बूथ की बात नहीं कर रहा हूँ सर, इन जनरल लिखा गया था कि कन्नौज में पुलिस प्रशासन ने सरेंडर किया था। वहाँ हमारा जो बूथ एजेंट था उसको वहां का पीट करके बाहर भगा दिया, सोशल मीडिया में। सर ये जनरल स्टेटमेंट है कि पूरा पुलिस प्रशासन नतमस्तक। और देखिए, पुलिस प्रशासन तो भारतीय जनता पार्टी या सरकार के हाथ में है नहीं, इस समय निर्वाचन आयोग के हाथ में। तो जहाँ गड़बड़ हुई है तो आप सहमत हैं कि कन्नौज के डीएम, एसएसपी और पुलिस प्रशासन ने आपकी सहायता नहीं की या निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया?
भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। उनके ट्विटर हैंडल से, भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से जो आया है, तो कोई घटना हुई होगी निश्चित रूप से, कहीं ना कहीं धांधली। समाजवादी पार्टी वालों को तो गुंडागर्दी करने की आदत, देखा नहीं था मैनपुरी में किस तरह से अपमान किया था, महाराणा प्रताप की मूर्ति का चढ़ गए थे जूतों सहित, उसको उसका त्रिशूल टेढ़ा कर दिया था। पर सर रूलिंग पार्टी की तरफ से ये आरोप लगे कि पुलिस प्रशासन सपा वालों से मिल गया है, ये बात सर हजम नहीं हुई सर। देखिए, हजम हो या ना हो, पर जो दिखेगा उसको निर्वाचन आयोग के सामने रखा जाएगा, उसकी कंप्लेंट की जाएगी, और प्रशासन में हर तरह के लोग हैं। मैं दीपक रंजन जी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये रूलिंग पार्टी आपके ऊपर आरोप लगा रही कि आपने पूरा कन्नौज के बूथ कैप्चर कर लिए, क्या क्या किया, फर्जी वोट डलवाए। हालांकि प्रशासन उसके नीचे ही पुलिस लिख भी दे रही थी कि इनके दावे असत्य हैं। इस बार मतलब कन्नौज पुलिस बड़ी प्रॉम्प्ट थी ब्रजेश जी। जैसे ही सुब्रत पाठक कोई कंप्लेन करते थे, 1 घंटा बाद ट्विटर पे नीचे लिख के आता था कि दावा असत्य है, ऑफिशियल हैंडल से, डीईओ मतलब डीएम और पुलिस की तरफ से। ये जितने ट्वीट वो करे, चुनाव उन्होंने बेहतर ढंग से कराया है, उसके उसके नीचे दोनों के कमेंट आ जाते थे। भाई बड़ा एम्बैरेसमेंट हो गया बीजेपी के लिए। जी बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, अभी 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरणों के चुनाव अभी बचे हैं, और इनकी बोली भाषा एकदम पूरी तरीके से इनके हताशा और निराशा को दर्शाता है। अभी हमारे माननीय विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कर रहे थे। 2B रिजर्वेशन कर्नाटक में जिसने दिया था, जिनके पोते जो है, क्या नाम है, रवन्ना जो है, कितना बड़ा कांड करके भाग गए इनके नाक के नीचे से ही, उन्होंने ही 2B धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का जमानत हो गई, जो काम किया था, उसको बेल मिल गई। अब मिल ही जाएगी इनकी सरकार में जो, तो क्यों सरकार तो आपकी है, नहीं कर्नाटक बेल कैसे हो गई? बेल जो है किसको, उनके पिताजी को बेल हो गई बेल। तो पिताजी को अभी तो वो लड़का तो फरार है, जिसके लिए पिताजी पर भी तो रेप का मुकदमा है, जिसके लिए इनको बेल कौन सा जज दे देता है, मैं ये नहीं समझता। जिसके लिए माननीय मोदी जी जो कहते हैं इनको वोट देने का मतलब हमको वोट दे रहे हैं। और देखिए, अभी बात आ रही थी प्रभु श्री राम की। देखिए, आज की तारीख में प्रभु श्री राम के नाम पर वोट लोग नहीं दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं लोग काम के आधार पर। और देखिए, अगर आपके काम पवित्र, अगर आपके काम अच्छे होंगे ना, तो धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगी। और काम तो उन्होंने 10 साल में कुछ किया नहीं। मैंने बार बार कही विजय जी ये बात कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनावी प्रक्रिया में हम भाग ले रहे हैं। एक सवाल राजेश चौधरी ने बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा, हम लड़ रहे हैं मुद्दों से, कि गली गली घुमा दिया कन्नौज मैनपुरी में आप लोगों को। अरे तो इसमें क्या बुराई है, इसमें कौन सी ऐसी बुराई? देखिए ब्रजेश जी, हम आपको बताएं है, मतलब तर्कपूर्ण बात है, जवाब दीजिए तर्क से। अब राजेश जी प्लीज, राजेश जी प्लीज, अब राजेश जी मेरा जवाब आ जाने दीजिए। ये देखिए, ये एनडीए के लोग, ये विपक्ष के, हम लोग के जो है इंडिया ब्लॉक के, हम लोग के गठबंधन के स्ट्रेटजी में ट्रैप हो चुके हैं ये लोग। कौन सी स्ट्रेटजी आपने इनको ट्रैप कर कौन सी स्ट्रेटजी नहीं, हमने आखिरी दिन अपना प्रत्याशी उतार दिया, उसी से जो है इनकी सांसें फूल गई। वही सुब्रत पाठक जी की चिट्ठी आ गई कि जो चुनाव ठीक से तो पहले उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी सुब्रत पाठक जी, तो पहले ये भी तो हो सकता है कि आपकी पार्टी के टॉप लीडर्स को 2 सीटों पे घेर दिया कि आप कन्नौज मैनपुरी में ही फंसे रहो 15 दिन। अच्छा, ये उनकी स्ट्रेटजी भी हो सकती है। कहां पर हमारे लिए तो इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक जो स्ट्रेटजी तो कुछ भी हो सकती है ना ब्रजेश जी। ये ब्रजेश जी, ये हमारे स्ट्रेटजी में पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने वहां, चाहे मैनपुरी हो, कन्नौज हो, या जहां पर भी 80 की 80 सीट, चाहे आपका रायबरेली हो, आपका अमेठी हो, हर जगह पे लोग जा रहे हैं। और ऐसा कि नहीं कि हम इन्हीं 4 सीटों पे हम लोग जा रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी जो है लगातार, कल जैसे मोहनलालगंज में थे, कल बाराबंकी में थे। तो आप अपने लिए एक बेहतर प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं, ज्यादा उम्मीदें रखते हैं इस चरण में? नहीं, हम तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में जनता का गुस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, और 7वां चरण आते आते जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा इनके खिलाफ। और हिलाल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तो ये बताइए कि अभी अरुण राजभर कह रहे थे कि उधर तो एकदम पूरब में क्रांति है और लहर आई हुई है, और कांग्रेस तो सिमट गई है 2 ही सीट पे सिर्फ। देखिए, भाई खुद एक सीट पे लड़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए, अरुण राजभर जी हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। कभी जो है वो चल सन्यासी मंदिर में कहेंगे, उसके बाद फिर उनके साथ जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। तो इस वजह से इनकी बात को जनता जो है वो इसी चश्मे से देखेगी, एक बात। दूसरी बात यह, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि जितने भी लोगों ने आरक्षण दिया है वो ख़त्म किए जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू जी से आप कब तोड़ रहे हैं अपना रिश्ता? चंद्रबाबू नायडू जी का तो मैनिफेस्टो में है कि वो आरक्षण देंगे मुसलमानों को। उनसे रिश्ता आप कब तोड़ेंगे? उनके साथ आप मिलकर के लड़ेंगे।
जनता दल एस के साथ आप मिलकर के लड़ेंगे, और जब उत्तर भारत में आएंगे तो आप कहेंगे कि हम जो है आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। देखिए मोदी जी जो है उनका एक व्यक्तित्व रहा है, या जिसको भारतीय जनता पार्टी वाले जो है वो करिश्मा कहते हैं, वो चूक गया है। वो जो है वो साफ दिख रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी वाले जो है वो उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। वो बुढ़े हो गए, उनको जो है अपनी वाणी के ऊपर पूरी तरह से लगाम नहीं रह गया। उम्र को लेके क्यों टिप्पणी करनी? नहीं, कुछ और बात बोले। नहीं, हमने कहा ना उम्र नहीं कहा हमने, वो बुढ़े हो गए, चूक गए। देखिए बहुत साफ से बताएं। राजेश जी प्लीज, राजेश जी। प्रधानमंत्री जो है वो मंच पे खड़ा होकर के अंबानी अदानी को भ्रष्टाचारी कहे, काला धन रखने वाला कहे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कान तो पे ये तो आपके मुद्दे को ही सपोर्ट किया उन्होंने। आपको बहुत अच्छा किया कहना चाहिए, बहुत अच्छा किया। आपको बोलना चाहिए थैंक यू मोदी जी। नहीं, हम थैंक यू तब बोलेंगे जब ये दिखाई देगा कि जो उन्होंने कहा है इनकम टैक्स वालों ने उसको सुना। उन्होंने नहीं सुना तो आप प्रॉमिस कर दीजिए कि आप एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। आप बोलिए कि हम सत्ता में आए तो हम एक्शन लेंगे। हम तो बराबर ये नहीं कह रहे हैं ना, हम तो हम आएंगे तो एक्शन लेंगे। हम तो लगातार कह रहे लेंगे, बराबर कह रहे हैं, हर मंच से कह रहे हैं राहुल जी। बात ये नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो है वो प्रशासन जो है वो कहीं देख रहा है कि किस तरह से हवा बदल रही है। सवाल आ रहा है दर्शकों का। सर एक सेकंड, सारे देश में देख रहा है कि प्रधानमंत्री किसी को काला धन वाला कह रहे हैं, भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, और प्रशासन जो है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। क्या राहुल गांधी और प्रियंका बनारस जाएंगे? दर्शक पूछ रहे हैं, अभी फेसबुक पे लिख रहे हैं। क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। और राइटर अरुण राजभर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। अरुण जी, क्या आपको लगता है कि जैसी बज ये लोग क्रिएट कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत टाइट फाइट दे रहा है बीजेपी को, और खासतौर पर आधा उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गया है, और मुद्दा शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, युवा, महिला और किसान है, आपको लगता है कि जिन मुद्दों को बीजेपी ज्यादा रेज कर रही है वो मुद्दे काम कर रहे हैं मंदिर मस्जिद वाले या नहीं? देखिए, मंदिर मस्जिद के मुद्दे नहीं चल रहे हैं। यहाँ विकास में लोगों को आवास मिले, उनके शौचालय बने, उनके नाली खड़ंजा बने, और उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनकी बेहतरी के लिए लोग वोट 2047 ना प्लीज आपके बीच में नहीं बोलने दिया। प्लीज कॉपरेट बीच में नहीं सर, अगर कंटिन्यू बोलना हो तो आप जनता के सामने झूठ बोलते रहिए। आप तो कहे थे कि हम डरते नहीं है, आप डर के भाग रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। पूरे 55 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के ही पूरे देश के लोगों ने भ्रष्टाचार को ही देखा। आप 10 साल के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार नहीं दिखा पा रहे हैं। पूरे देश में ये वो वाली डिबेट नहीं है, पूरे 55 साल में आतंकवादी हमला होता था, 10 साल में आप बताइए एक भी दंगा हुआ हो? उत्तर प्रदेश में जिस तरह सुरक्षा का माहौल है, आपकी सरकार में आतंक का माहौल था, दंगा का माहौल था, और एक दूसरे में लड़ाने का माहौल था। यहाँ सब एकजुट होकर के राजभर जी एक विषय आया है, पिछली बार भी डिबेट में मैंने आपसे पूछा था, फिर क्लैरिटी चाहता हूं, क्योंकि तब और अब में मैंने कोई तब्दीली नहीं देखी। ऐसा प्रतीत होता, चूंकि आपके यहाँ 7वें फेज में चुनाव है, ऐसा लगता है कि आपकी पूरे पार्टी को एक ही सीट पर घेर के बिठा दिया गया है, सिर्फ घोसी में। बाहर आप प्रचार, आपका कोई विजिबल प्रचार आपकी पार्टी या ओम प्रकाश जी नहीं कर पा रहे हैं, कोई कारण है? आपने देखा है आज मोदी जी के सामने, मोदी जी के साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खड़े नजर नहीं आए। पूरी यात्रा चल रही है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं, और जिस तरीके से ये बार बार कह रहे हैं संविधान खत्म हो जाएगा, देखिएगा चुनाव बाद जितने कहने वाले लोग हैं, इनके दल के संविधान खत्म होंगे और इनके दल कमजोर हो जाएंगे। जो लोग कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा, इनका आरक्षण जरूर खत्म होगा, लेकिन देश की जनता का कोई आरक्षण नहीं खत्म कर सकता है। जो संवैधानिक संबद्ध व्यवस्था है, तो आप लोग दूसरी सीटों पर जाकर प्रचार कार्य क्यों नहीं उतनी सघनता से कर पा रहे हैं जिसके लिए आप लोग जाने जाते थे? कहाँ नहीं कर रहे हैं? आप बस्ती नहीं देखा क्या? आप गोरखपुर नहीं देखे क्या? आप गोंडा? अरे बस जा रहे आ रहे हैं, कोई मतलब इंटेंस आपका नहीं लगता है? भाई हमको अधिकतर वक्त आपका तो घोसी में बीत रहा है। नहीं, जहां एनडीए के लोग हमारा कार्यक्रम देंगे, हम वहां जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या हम संत कबीर नगर नहीं गए? हम जौनपुर नहीं गए? अरे छू के पाला चले आए। आपका जो इंटेंस प्रचार की स्टाइल थी वो इस बार नदारद है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पूरे प्रदेश के लोगों में जिस तरह का सुनामी चल रहा है, जनता मोदी जी को इतना गारंटी, विकास की गारंटी समझ ली है कि हर एक गरीब खुशहाल होकर के बूथ पे जाकर के एनडीए को वोट दे रहा है। इसी बात को तो दर्द है। आप बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, तो 2014 में कितनी सीटें सरकार बनाने वाले लिए थे? 2019 में कितनी सीटें पाए थे? अब ये 2 सीट 4 सीट पाने वाले अगर ये कहेंगे कि नहीं मोदी जी को हरा देंगे, तो 4 सीट से 3 सीट बढ़ जाएगा, हो जाएंगे 5 सीट। इससे ज्यादा तो ये हो नहीं सकते हैं। फोन कट गया? नहीं कटा, कटना नहीं है, आप बोल रहे
ये है कि आपने कुछ सीटें अपोजिशन की जरूर बढ़ा दी कह के। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को कनेक्ट कर रहा हूँ। ब्रजेश जी, आप मुझे बताओ कि अब चुनाव चल रहा है टुवर्ड्स सेंट्रल यूपी से ईस्ट यूपी की तरफ, बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है ये उत्तर प्रदेश में। क्या इधर के मुद्दे वही हैं जो आपने 4 फेजेस में देखे, या फिर इधर फाइट बड़ी इंटेंस है? नहीं, यहाँ लड़ाई और भी कड़ी होगी। कड़ी है? हाँ, कड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि जातीय समीकरण भी हैं इसके साथ साथ। और ये भी एक प्रयास मैंने महसूस किया है, वोट निकालने का प्रयास जो है ये और तेज होगा। आज काफी प्रयास इन लोगों ने किया है वोट निकालने का। आज कुछ तो सफलता भी उसका सफलता मिली। मैं 3-4% वोट बढ़ा लिए। नहीं, आज लोग बता रहे थे, मैं अकबरपुर से मैं बात कर रहा था, लोगों से पूछ रहा था, तो पता चला कि वो पर्ची उर्ची लिए थे, कह रहे थे कि इस घर का नहीं निकला, इस घर का वोट नहीं निकला। तो ये मतलब फॉलोअप कॉल्स, हाँ, फॉलोअप किया, तो वो अब प्रयास और तेज होंगे। और जो जितना वोट निकाल ले जाएगा, जो अपना वोट जितना निकाल ले जाएगा, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, वो सफल होगा। और एक बात पक्का है कि पूरी लड़ाई जो है बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच होगा। वर्टिकल है, हाँ, पूरी तरह से आमने सामने की। और इसमें बसपा जो है और नीचे जाए बसपा वो कौन नहीं बना पा रही है। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात ये लगती है कि वो जो वोट है उसका वोट अपना है, कोर वोट। हाँ, वो कहता है कि साहब, कई सवाल मैंने पूछे कि साहब वो तो लड़ नहीं पा रहे, तो क्या नहीं लड़ पा रहे थे, वोट तो गिना जाएगा मेरा उनके पक्ष में। ये एक बड़ी बात ये एक सिंपैथी है। हाँ, ये एक है कि उनका वोट तो 12.5% से आपको क्या लगता है बीएसपी नीचे आएगी? नीचे आएगी। तो ये वोट जाएगा किसको, बचा हुआ जो उनसे खाली हुआ वोट? ये दोनों तरफ बट रहा है दोनों तरफ। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को जा रहा है। और जो इस बार समाजवादी पार्टी जो ये बात कह रहे हैं, जो ये कुर्मी किधर जाएंगे इस बार? कुर्मी अपने क्षेत्र के हिसाब से पिछली बार जैसे गए थे, इस बार भी प्रत्याशी देख के, या अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। वो धौरारा में वो पूरी तरह रेखा वर्मा के साथ चला गया है बीजेपी, और खीरी में वो चला गया है समाजवादी पार्टी के साथ। उसका तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिटी देख के कुर्मी समाज वो पिछली बार भी किया था। ये चीज कोई नई चीज नहीं है ये चीज। ओके, 2019 में मैंने चूंकि देखा था, 2019 में यही किया था। मतलब ये तो टैक्टिकल वोटिंग हो गई। हाँ, अब जैसे मैं बाराबंकी है, अब बाराबंकी तो कोई कुर्मी नहीं है। हाँ। यहाँ पर वो ज्यादा हिस्सा बीजेपी के साथ निकल रहा है। ओके, मतलब जहां उसका प्रत्याशी नहीं है बीजेपी के साथ, और जहां उसकी कम्युनिटी का अपोजिशन से प्रत्याशी है उसके साथ, उनके साथ चला जाएगा। ओके, जैसे अब बाराबंकी की लड़ाई बड़ी रोचक हो रही है जैसे, तो बाराबंकी में अब एक सीट ऐसी है बाराबंकी में जहां पर बसपा का वोट बुरी तरह से कट रहा है। दोनों छीन रहे हैं मतलब? नहीं, वो पुनिया छीने दे रहे हैं उससे। ओके, ये कोर वोट की बात तो नहीं कर रहे? कोर वोट की बात कर रहा हूँ। कारण क्या है कि पुनिया भी उसी बिरादरी से। हाँ, लेकिन उधर बीजेपी की राज रानी वो पासी वोट बहुत ज्यादा वो एक तरफा दिए जा रही है। ओके, ये समीकरण है। ऑल राइट, मैं केपी मलिक साहब को आमंत्रित करता हूं। मलिक साहब, आप जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे थे, उन मुद्दों को ही हम अगर आगे बढ़ाएं तो कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको आपको लगता है कि इस बार जनता में बड़ा इम्पैक्ट दे रहे हैं, और ये वोट 60% के ऊपर 65% या दूसरे राज्यों के मुकाबले वोट का प्रतिशत क्यों कम हो रहा है? मुझे तो लग रहा था कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, जनता में बड़ा उत्साह होगा वोट देने को लेकर, पर ऐसा प्रतीत नहीं होता मुझे देखकर वोटिंग परसेंटेज। ब्रजेश जी, इस बार लोगों में चुनावी उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ये चुनाव जनता लड़ रही है, और अधिकतर जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो जातिवाद पे चुनाव हो रहा है। अगर आप देखेंगे, हम सामने से नहीं कहते हैं, बचते हैं तुम्हारी कौन सी जाति है, जातिवाद तो इस बार जबरदस्त चल रहा है, जाति लगाते हैं। इसके अलावा जब आप उम्मीदवार बनाते हैं, प्रत्याशी बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, तो आप जाति का विशेष ध्यान रखते हैं। आप उस सीट का जातीय समीकरण देखते हैं और उसके बाद ये बनाते हैं। और ये हमारी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राजनीति में जातिवाद और परिवारवाद, इससे आप दूर नहीं हो सकते। अगर आप कश्मीर से ब्रजेश जी शुरू करें, मैं परिवार का नाम नहीं बताऊंगा, आप सोचते जाइए, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आप आ जाइए, हरियाणा, पंजाब, और उसके बाद आप नीचे तक जहां जहां जाएंगे, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र, देश की राजनीति का 60% हिस्सा 200-250 परिवारों के कब्जे में है।
जी, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि ये जो चुनाव में इस तरह की चीजें होती है इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन सामने फ्रंट पे आके कोई नहीं कह सकता। तो मैं ये देख रहा हूं कि इस चुनाव में सबसे अधिक जातिवाद पे चुनाव हुआ है और जाति समीकरण जहां जहां ठीक बैठ गए हैं वहीं उम्मीदवार जीत रहा है। ब्रजेश जी ने कहा कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पे जातिवाद पे चुनाव हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लड़ाई अब बाकी बची 41 सीटों पे होगी, यानी आधा यूपी अभी बाकी है। यह लड़ाई और इंटेंस होगी, गहरी होगी, या फिर जिन इशूज को बीजेपी और अपोजिशन रेस कर रहा है वो इशूज अलग चलेंगे और जातिवाद ही सब पर भारी पड़ेगा? देखिए ब्रजेश जी, 4 चरण हो गए हैं, अभी कोई नया परसेप्शन बनेगा, कोई नया नैरेटिव घड़ा जाएगा, इसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार से चुनाव चल रहा है इसी प्रकार से चुनाव होगा। और मैंने पहले भी कहा कि इन चुनाव में कोई उत्साह नहीं है, जातिवाद के समीकरण पे ही ये चुनाव चलेगा, छोटे मोटे मुद्दे चलते रहेंगे। और जिस प्रकार से मैं फिर दोबारा वही बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपने जो 10 साल के उनके बहुत अच्छे कार्य रहे हैं उनको बिल्कुल जिक्र नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक मैं प्रमुख मुद्दा आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि हम काला धन खत्म करने के लिए नोटबंदी लाए हैं, तो आपने नोटबंदी की, काला धन खत्म हो गया। आप खुद ही 4 दिन पहले कह रहे हैं कि अडानी अंबानी ट्रक भर के राहुल गांधी के यहाँ पैसा पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब आप मान के चल रहे हैं कि काला धन है। तो प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से भाषण दे रहे हैं, अपने पिछले 10 साल के कार्य और अगले आने वाले 5 साल का जो फ्रेम है, जो कार्य करने वाले हैं अगले 5 साल में, वो रोड मैप जनता के सामने नहीं रख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी पुराने मुद्दों से बच रहे हैं और नई चीजें बताना चाह रहे हैं और उलझाना चाह रहे हैं वोटर को। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। आप सबका बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल बहुत बेहतर होगा। नमस्कार। किसानों